आज बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर को, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। राइट, कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ गुड्स, भी गुड्स की टाइप क्या होती है। राइट, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब मैं बोलती हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। राइट, कंजम्पशन मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है उनसे अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट, कंजम्पशन कौन करते हैं? कंजम्पशन कौन करते हैं? कंज्यूमर्स करते हैं। राइट, हमने पढ़ा हुआ है। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कैलकुलेट या जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिससे कि हमें इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है इन आवर इकोनॉमी। So talking more about the consumption expenditure, consumption expenditure क्या है? टोटल और एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी इकोनॉमी में जितने भी खर्चा हो रहा है ऑन दी कंजम्पशन चाहे वो गुड की है या सर्विसेज की है, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उस सब का टोटल या एग्रीगेट को जब हम ऐड करते हैं, दैट विल गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कंज्यूमर कौन है इकोनॉमी में? कौन है कंज्यूमर की कैटेगरी में हम तीन चीजों के अंदर कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर को। तो बेसिकली हमें पता है कंज्यूमर कोई भी गुड क्यों खरीदता है, क्यों खरीदेगा? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट। ओके भाई, गुड्स खरीदते हैं ना खुद की जरूरत पूरा करने के लिए। तो कंज्यूमर्स को अगर हम डिवाइड करें अगर हमारी इकोनॉमी में, ओके, तो हम इसको तीन कैटेगरी में करते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड द थर्ड इज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। अब आप बोलोगे मैम हाउस होल्ड तो ठीक है, ये गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर हुआ? गवर्नमेंट के बाद ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ओके, तो अब एक एक करके सबको समझेंगे। पहली बात है कंज्यूमर में हाउस होल्ड्स की। हाउस होल्ड में कौन आता है बच्चों? हम सब जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें, घरों में जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, दैट आर द कंज्यूमर इन द कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड। ओके, एंड इस कैटेगरी के लोग क्यों खरीदते हैं गुड्स? टू सेटिस्फाई देयर वांट, खुद की ज़रूरतें पूरे करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। राइट, फिर आते हैं हमारे गवर्नमेंट, सरकार भी एक तरह के कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि सरकार को भी जरूरत पड़ती है गुड्स खरीदने की। अब सरकार क्यों खरीदेगी? क्योंकि उनको किसको देना होता है? डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वहाँ भी तो राशन जाता है ना लोगों को, जवानों को हमारे। तो सरकार एज ए कंज्यूमर बाय द गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स अमंग द डिफेंस फोर्सेस। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड है हमारा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। घर हो गए, डिफेंस फोर्सेस कवर कर लिए हमने, ठीक है। अब आया नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। इनके अंदर बच्चों आते हैं जितने भी एनजीओस चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी मंदिर है, टेम्पल्स बने हुए हैं, वहाँ भी तो भंडारा लगता है ना, वहाँ भी तो लोगों को खिलाया जाता है। सो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी गुड्स खरीदता है। क्यों? फॉर द चैरिटी पर्पस। चैरिटी से बनाए हुए इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन, चैरिटी पर्पस के लिए। देयरफॉर अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, कंज्यूमर के अंदर तीन मेजर कैटेगरी रहेंगी। एक हाउस होल्ड जो खुद के लिए खरीदते हैं, गवर्नमेंट जो डिफेंस फोर्सेस के लिए खरीदती है, एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो चैरिटी पर्पस के लिए खरीदता है। राइट, अगर हम इन सारे कंज्यूमर्स के खर्चे को एड अप करें, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स के ऊपर जितना खर्चा करते हैं, अगर इन तीनों को हम ऐड अप कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें इन रिटर्न मिलेगा जाके एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो कॉन्सेप्ट वर्ड है यहाँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एग्रीगेट करते हैं सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का
तो हमें वो मिलता है हमें इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब मैं बोलूँ कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब क्या क्या चीज़ हम काउंट करते हैं इसके अंदर, तो कंपोनेंट के अंदर क्या आएंगे, कंज्यूमर। कंज्यूमर को किस 3 कैटेगरी में किया हमने, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, राइट। उन सब के खर्चे को ऐड करेंगे तो वो हमारे क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसलिए उन तीनों को हम कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला they have given in the box below this paragraph. I hope the concept and the component of consumption expenditure is clear to you all. अब बच्चों सेम लाइन पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। भाई इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है और कंपोनेंट क्या है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स चेंज, ठीक है। जब हमारे कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज होगा, कैपिटल स्टॉक क्या, पैसे वाली चीजें, राइट। उसके स्टॉक के अंदर अगर कुछ चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। जो हम अपने लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें रेगुलरली, और आप घरों में भी सुनते होंगे जो बिजनेस फैमिली से हैं, बात करते हैं पेरेंट्स कि इस बार हमने फैक्ट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, भाई कितने और पैसे लगाए हैं, राइट। जब हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक होगा उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से होती है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब तुम्हारे पास क्या कुछ पूंजी है तुम्हारी, क्या तुमने कैपिटल इकट्ठा किया है, कितने तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स है, कितने तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ मनी क्या चीज़ है, इन टोटल आप अपने कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, ओके। और अगर मैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करूं, अगर मैं पूरे एज अ होल इन्वेस्टमेंट को बोलूं भी कैसे डिफाइन करूंगी, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी मैं बोलूंगी इट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी एक साल में कितनी मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, दैट विल कंप्राइज माई इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। अब ये इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर सकते हैं हम, या तो मैं रिप्लेसमेंट करूंगी, कल बताया था ना, या तो मैं कोई पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लाऊंगी, या फिर मैं नई मशीन के साथ अपने ऐड कर लूंगी अपने स्टॉक में, ठीक है। पुरानी मशीन भी रहती रहे और नई मशीन भी आ जाए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट यही है जब हम चेंज इन कैपिटल स्टॉक की बात करते हैं। और इन्वेस्टमेंट से बच्चों क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर की जाती हैं। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब कंपोनेंट देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है बच्चों। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दो तरह के कंपोनेंट आते हैं, एक है फिक्स्ड और एक है इन्वेंट्री। तो एक एक करके हम समझेंगे इनको कि क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड मतलब जो रहेगा ही रहेगा, राइट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जब हमारा इंक्रीज इन स्टॉक होगा ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो मेरी जमा पूंजी है, जो फिक्स्ड है, जो मेरी ही होगी, जो प्रोड्यूसर की ही होगी, फिक्स्ड एसेट के अंदर इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। अब बात करते हैं ये कौन से टाइम की बात करेगा, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं, ओके। जब मैं बोलूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, जैसे मेरे प्लांट हैं, प्लांट मतलब जहाँ मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, मेरी मशीन्स हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि एक बार खर्चा किया और फिर कई सालों तक मैं वहाँ उन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। फैक्ट्री लगाई, ये तो है नहीं भाई एक बार प्रोडक्शन के बाद मैं बंद कर दूंगी फैक्ट्री, नहीं ना। सो प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
ठीक है ना, जो कई सालों तक वो सेवरल ईयर्स जो यूज होंगे उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में कि सपोज एक प्रोड्यूसर है, ओके, उसने तब फैक्ट्री लगाई स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरुआत में उसके पास 8 मशीनें थी। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो हमें पता चला कि उसके पास 10 मशीनें हैं। ओके, मतलब क्या हुआ है यहाँ, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट स्टॉक। फिक्स्ड एसेट क्या है प्रोड्यूसर का, मशीन जिसको वो कई सालों तक यूज करेगा, है ना। तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट हुआ और कितनी मशीन ऐड हुई, +2 मशीन हो गई ना, 2 मशीन ऐड होगी, पहले 8 थी अब हो गई है 10। Therefore ये जो इंक्रीज +2 मशीन्स ऐड हुई है उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों यहीं से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहीं से फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एंड ऑफ द ईयर में जितना हमारे पास स्टॉक है उसमें से बिगनिंग को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई फिक्स्ड एसेट जो मेरी जमा पूंजी है जिसको मैं कई सालों तक यूज कर सकती हूँ, उसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ है उसको मैं बोलूंगी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो द फॉर्मूला हियर इज, क्या निकला फॉर्मूला कि स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट द एंड में से क्या माइनस करेंगे हम, माइनसिंग और डिडक्टिंग द स्टॉक और द एसेट दैट द प्रोड्यूसर हैड इन द बिगनिंग। एंड में कितनी थी उसके पास मशीन, 10, बिगनिंग में कितनी है, 8, तो इंक्रीज इन स्टॉक क्या हुआ बच्चों, 2। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। भाई इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे निकालते हैं हम, ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तभी मैंने यहाँ स्टार बनाया है। स्टार का मतलब है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना इस चीज को कि फिक्स्ड एसेट जो है उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तब हमारा चेंज इन स्टॉक होगा। अगर हमारे फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ, बढ़ रहा है, तो उससे हमारा क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने पढ़ा उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है हमारी, ठीक है। एक तो ये है कि अगर हमारा इंक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, अब ज्यादा चीजें हैं हमारे पास तो प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकता है प्रोड्यूसर, राइट। Therefore the number 1 significance is increase in और it raises the production capacity। Suppose पहले 8 मशीन से बना रहा था गुड्स, 800 गुड्स बनाता था, अब हो गई 10 मशीन, ठीक है, अब ये बना रहा है 1000 गुड्स। तो आपने देखा ना ही सिर्फ फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ बल्कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इंक्रीज हुई। पहले 800 बना रहा था, अब वो 1000 बनाएगा, राइट। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, गुड्स बनाने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो उससे क्या हुआ, हमारा हायर आउटपुट आया। हमारे जो टोटल प्रोडक्शन से आउटपुट निकल रहा था, रिजल्ट था हमारा, वो पहले 800 था, अब 10 मशीन या 1000 हो गया, तो हमारा आउटपुट भी तो इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन आउटपुट होगा या हायर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और अगर हायर आउटपुट होगा तो हायर आउटपुट से क्या होगा बच्चों, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होगा। हमारी जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स, विच गुड्स, द फाइनल गुड्स प्रोड्यूसिंग इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो जीडीपी भी हमारी इंक्रीज होगी। जीडीपी अच्छी है तो नेशन में ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से बच्चे क्या हम समझते हैं, अभी मैं बताऊंगी। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास कुछ स्टॉक जो है वो होल्ड करके भी रखता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है जो गुड्स तैयार हो गए हैं सिर्फ वही बेचता है, उसके अलावा भी तो चीज़ें होती है प्रोड्यूसर के पास। जैसे कि
अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर के पास बेसिकली 3 टाइप की गुड्स हो सकती हैं या 3 टाइप के स्टॉक हो सकता है जो उसे इकट्ठा करके रखा है, राइट। पहला है फिनिश्ड गुड्स, जो बनके तैयार हो गया है लेकिन अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है। ओके, बनके तैयार है, उसकी फैक्ट्री में, उसके गोडाउन में रखा है लेकिन अभी तक बिका हुआ नहीं है, अनसोल्ड है। ओके, सेकेंड इज सेमी फिनिश्ड गुड। कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे जो अभी तक पूरी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, जिनका जो गुड्स अभी तक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में चल रहे हैं, अभी आधे अधूरे बन चुके हैं, उनको मैं बोलूँगी सेमी प्रोडक्शन और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ओके, थर्ड टाइप ऑफ गुड कौन सा होगा, थर्ड टाइप ऑफ स्टॉक क्या होगा उसके पास, जो कच्चा सामान है, जो रॉ मटेरियल है, जो वो लेके आया है इन ऑर्डर टू चेंज इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट। कुछ सामान ये भी तो खरीद के रखा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फैक्ट्री ओनर हु प्रोड्यूसेस शर्ट, तो ज़रूरी मेरे पास क्या होगा, कुछ जो मेरी शर्ट बन के तैयार हो गई है तो वो फिनिश्ड गुड। जो मेरी शर्ट अभी आधे रास्ते में, मानो की कटाई हो गई है लेकिन स्टिचिंग नहीं हुई है, पूरी तैयार नहीं, बटन नहीं लगे हैं, आयन नहीं हुआ है, तो वो मेरी होंगी सेमी फिनिश्ड गुड। और कुछ ऐसी हैं जिनको मैंने अभी उस कपड़े को काटा तक नहीं है शर्ट की शेप पे, तो दैट विल कंसिस्ट ऑफ माई रॉ मटेरियल, राइट। तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास जो स्टॉक है बच्चों, वो 3 तरह का हो सकता है। ओके, तो जब मैं बात करती हूँ इन 3 तरह के स्टॉक का जो वो प्रोड्यूसर होल्ड करता है, उस स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। आई होप यू आर एबल टू रिलेट कि इन्वेंट्री स्टॉक है क्या। इन्वेंट्री स्टॉक क्या है, ये जो स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने होल्ड करके रखा है, इट कुड बी द फिनिश्ड गुड्स और द सेमी फिनिश्ड गुड्स और द रॉ मटेरियल। इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इन्वेंट्री स्टॉक पता चल गया, तो इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर कभी कुछ चेंज होगा, चेंज मतलब एडिशन कुछ होगा या डिडक्शन जो कुछ भी होगा, तो जब चेंज होगा इन्वेंट्री स्टॉक में, जो हमने ऊपर पढ़ा, जो स्टॉक प्रोड्यूसर के पास है फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश्ड का और रॉ मटेरियल का, अगर उस स्टॉक के अंदर कुछ चेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चों, जो इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर के पास एंड में होगा, फाइनल जो उसके पास स्टॉक है, माइनस जो उसके पास बिगनिंग में था। सिमिलरली जैसे हमने अभी किया था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, फॉर्मूला सेम है, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यहाँ इन्वेंट्री स्टॉक है, वहाँ फिक्स्ड एसेट था। ओके, तो एंड में जितना होगा माइनस जितना उसके पास बिगनिंग में था, तो ये हमें बताएगा अभी चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक कितना हुआ या इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक कितना हुआ है। अब बच्चों सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। जैसे हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की देखेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, जो गुड्स है हमारे, जो स्टॉक है या जो स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास, वो किस तरह का हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल का होगा या वो फिनिश्ड गुड होंगे, राइट। तो इन दोनों की सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है प्रोड्यूसर को। पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान है उसके पास। ओके, तो रॉ मटेरियल का होने की क्या सिग्निफिकेंस है, ये फ़ायदे हैं बच्चों कि एक तो सप्लाई ऑफ इनपुट नहीं रुकेगी, अनइंटरप्टेड मतलब कोई उस प्रोसेस को इंटरप्ट, रुकावट नहीं आएगी किस चीज़ में, सप्लाई ऑफ इनपुट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शर्ट बनाती हूँ, मेरे पास भरपूर मात्रा में कपड़ा है, सप्लाई ऑफ क्लॉथ इनफ हो रही है मेरे पास, और मेरे पास रॉ मटेरियल है उसकी, देयरफॉर मैं डेली मार्केट जाके खरीदारी नहीं करूँगी ना, क्योंकि मेरे पास तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले से ही है। और अगर ये रॉ मटेरियल ना हो मेरे पास, तो सपोज एक दिन मैंने 10 शर्ट बनाई, कपड़ा खत्म हो गया, अगेन आई हैव टू गो एंड बाय मोर क्लोथ। ओके, फिर मैं मार्केट जाऊंगी, फिर मैं कपड़ा लेके आती हूँ, मैं 5 शर्ट बनाती हूँ, 2 दिन बाद फिर खत्म हो गया। मेरा प्रोसेस क्या है प्रोडक्शन का, इंटरप्ट हो रहा है, रुकावट आ रही है।
तो ये रुकावट ना आए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट से हमारा जो क्या है डे टू डे परचेज प्रोड्यूसर अवॉइड कर सकता है। Therefore, process of production will be a continuous without any interruption. फिर बात आती है बच्चों सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हमारे पास सामान बन के तैयार है, राइट, कल को अगर हमारी जो पोटेंशियल डिमांड है, फॉर सपोज अगर शर्ट की डिमांड कल को फ्यूचर में इंक्रीज हो जाती है और मैंने उतने गुड्स बनाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इनफ ऑफ रॉ मटेरियल था, देयरफॉर मैंने फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं। तो मेरे पास अगर फिनिश्ड गुड्स की इनफ अमाउंट है तो इससे मैं फ्यूचर डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ अगर इन केस देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द फ्यूचर। सो दीज वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंट्री स्टॉक। बेसिकली वी हैव डन firstly the raw material importance or significance and then we have covered the significance of finished goods. अब बात करते हैं बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट में, एक है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और एक होता है अनडिजायर्ड। ठीक है, पहले हम डिजायर्ड को समझेंगे। डिजायर्ड मतलब जो मेरी डिजायर है, जो मैंने सोचा वैसा ही हो। ओके, अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उसकी डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होगी? उसकी डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है प्लान्ड, जो उसने प्लानिंग की थी, भाई मैं इतने गुड्स बनाऊंगा और इतने ये गुड्स जो बनाऊंगा उसको बेचूंगा और इतने प्राइस पे बेचूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो प्लानिंग से उसने ऐसा डिजायर किया, उसने ऐसे सोचा कि वो ऐसा करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, जिसको हम प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं। और प्लानिंग किस हिसाब से करते हैं? कोई जब हमें पता है कि कमिंग टाइम में उसकी कुछ फ्यूचर डिमांड होगी, नुकसान ना हो, उसके गुड्स निकल जाए, राइट, तो वो फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करेगा। प्लानिंग अगर करेगा इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? जस्ट अ क्विक रिवीजन, रॉ मटेरियल, फिर फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, राइट। तो प्लानिंग करके ये सब चीजें करेगा, तो इसको हम बोलेंगे डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। और डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक से क्या रिजल्ट रहता है कि फ्यूचर डिमांड जो है वो अच्छे से फुलफिल हो पाती है, फ्यूचर में कोई कमी नहीं आती। देन वी हैव द अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड मतलब जैसे उसने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, उसको लगा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, उसको बोलेंगे अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, सपोज जो प्रोड्यूसर ने अपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, सोच के भी फ्यूचर में अच्छी खासी डिमांड रहेगी, लेकिन वो डिमांड वैसी नहीं होती है और उसको जितने उसने सपोज उसने प्लान किया कि मैं 10 गुड बेचूंगा, 10 उसने प्लान किए थे लेकिन उसके बिकते 8 ही हैं, तो उसकी प्लानिंग फेल हो गई। यहाँ जो अनप्लैंड होगा, हमारा अनप्लैंड इन्वेंट्री स्टॉक होगा, दैट विल बी कॉल्ड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, और ये अनप्लैंड कौन सी रीजन से होगा? जब हमारी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जो डिमांड उसने सोच के जो 10 चीज़ें बनाई थी, वो डिमांड एक्चुअली, ये तो उसने सोच के बनाया, ठीक है, डिज़ायर किया, भाई ऐसा सोचा, एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड डिमांड से वो कम थी। तो 10 सोचा था लेकिन डिमांड लोगों ने 8 ही की, तो कम है ना ये। तो अगर कम डिमांड होगी, एक्सपेक्टेड डिमांड से कम होगी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्ट रहेगा लॉस, घाटा लगेगा। 2 जो उसके गुड है वो तो वेस्ट गए ना, तो एंड दिस 2 गुड विल बी नोन एज द लॉस फॉर द प्रोड्यूसर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों क्लियर होगी। ओके, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक प्रोड्यूसर है वॉशिंग मशीन का, कोई सपोज दिस प्रोड्यूसर मैं हूँ और मैं ये वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 1000 वॉशिंग मशीन बनाऊं और उसको बेचूं। 1000 मशीन बेचूंगी तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो मैंने ये सोच के 1000 मशीन प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा था कि एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड सेल मतलब मैंने डिजायर की थी कि मैं ये 1000 मशीन बेचूंगी, राइट। सो दिस एक्सपेक्टेड सेल इज कॉल्ड द डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। मैंने सोचा कि मैं 1000 बेचूंगी, लेकिन
हुआ क्या, एक्चुअली में मेरे कितनी मशीन बिकी, एक्चुअली में जो सोल्ड मशीन है वो सिर्फ 500 मशीन ही बिकी, ठीक है। क्यों बिकी, क्योंकि डिमांड नहीं थी मार्केट में, लोगों ने मशीन को नहीं खरीदा। अब ये जो 500 मशीन मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई है, 1000 बनाई थी, 1000 में से सिर्फ 500 बिकी है, तो कितनी बची बच्चों, 500 मेरे पास ही रह गई। तो ये जो 500 मशीन रह गई है वो तो मेरा घाटा हुआ है ना, नुकसान हो गया मुझे, तो मैंने तो बना दी थी लेकिन बिकी नहीं। सो दिस 500 रिमेनिंग 500 which is my loss is called the undesired inventory stock। भाई मैंने सोचा नहीं था पर घाटा हो गया मेरा, ठीक है। सो इसको मैं बोलूंगी अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी सिर्फ 500 ही मशीन बेचूंगी। मैंने क्या डिजायर किया था, दैट आई विल बी सेलिंग 1000 वॉशिंग मशीन, राइट। सो बेसिकली द अनसोल्ड machine is called the undesired and the sold or the expected sale is considered as the desired inventory stock. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you really like this video and enjoy watching the fun facts,